नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मोदी वर्सेस ऑल। दरअसल प्रतिपक्ष एकता के सूत्र में अपने आप को पिरो रहा है और इसका केंद्र है बिहार की राजधानी पटना। यहां करीब 17 दलों के लीडर इकट्ठे होने वाले हैं और उसमें लगभग 5 मुख्यमंत्री और कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि इस पूरे मामले में मायावती की उपस्थिति को लेकर संदेह है, क्योंकि उन्होंने तंज कसा है कि बीजेपी और कांग्रेस जो दलित वर्ग है उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है विपक्षी एकता पर कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ। लेकिन सबसे खास बात है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश दिल्ली सरकार को लेकर आए हैं, खासतौर से पुलिस को लेकर, अगर उस मसले में प्रतिपक्ष उनका साथ नहीं देता है, अध्यादेश का विरोध नहीं करता है, तो वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शुरू से गठबंधन की राजनीति के खिलाफ रहे, लेकिन जब से उनके खिलाफ अध्यादेश लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, तब से वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। वो गुजरात भी जाते हैं प्रतिपक्ष के नेताओं के लिए इकट्ठा करने, वो पंजाब भी जाते हैं और अखिलेश यादव से भी बात करते हैं। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मोदी वर्सेस ऑल का क्या फर्क पड़ने वाला है भारतीय राजनीति पर और खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव पर। इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेष मेहमान आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, और टेलीफोन पर रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी, और स्काइप पर रहेंगे हमारे पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपके साथ कि ये जो सारा मामला है, हमेशा जब भी केंद्र में किसी की भी सरकार हो, प्रतिपक्ष उनके खिलाफ एकजुट होता रहता है। ये भारतीय लोकतंत्र में नई बात नहीं है। अगर हम 1975 से लेकर अभी तक की बात करें तो 1975 में इमरजेंसी के बाद प्रतिपक्ष एक हुआ था और जनता पार्टी उसका नाम दिया गया था। उसके बाद जब 1989-90 की बात करें तो एनडीए बना, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ बाकी सारे दल इकट्ठे हुए, तब भी केंद्र सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ मोर्चा लिया गया था। और अब मुझे लगता है कि ये पहला अवसर आ रहा है पिछले 10 साल में जब प्रतिपक्ष इतना ज़्यादा एकजुट होने की कवायद कर रहा है और प्रतिपक्ष में मोदी सरकार को लेकर बेचैनी भी है। आपकी राय, ये एकता क्या गुल खिलाएगी? क्या ये एकता का जो गुब्बारा वो बीच में पंचर हो सकता है अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, मायावती की बात करें, या कभी कभी शरद पवार को लेकर भी बात करें? कई बार शरद पवार ऐसी लाइन लेते हैं जिससे प्रतिपक्ष की एकता को थोड़ा सा पलीता लगता है या दिक्कत पैदा होती है, और उनकी भूमिका भी कई बार संदिग्ध होती कि वो प्रतिपक्ष के साथ रहेंगे कि मोदी के साथ जाएंगे। और एक चीज़ इसमें और जोड़ूंगा मैं, कई बार उद्धव ठाकरे को लेकर भी इस तरह की बात होती है। हालांकि अभी वो केंद्र सरकार से बहुत पीड़ित है, तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि राज्यसभा में जब जब सरकार संकट में आती है तो शिवसेना के लोग गैरहाजिर होकर एक तरह का समर्थन भी देते हैं। तो ये बहुत सारी बातें, उसको लेकर आपकी राय? देखिए, विपक्षी एकता की जहाँ तक सफलता की बात है तो अभी तो कल इनकी पहली बैठक है, अभी कई बैठकें मुझे लगता है और भी इन्हें करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी जो तात्कालिक परिस्थितियाँ हैं और जो पुराना हम भारतीय राजनीति का कुछ इतिहास 50 साल का भी देख लें, तो जब जब केंद्र सरकार के खिलाफ कोई परिवर्तन हुआ है तो 1 2 3 मौके अगर हम छोड़ भी दें तो संयुक्त विपक्ष ने ही सरकार में सत्ता परिवर्तन किया है। बिल्कुल। खुद जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई थी तब भी उन्होंने 29 दलों के साथ मिलकर के कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ जनादेश जो अपने प्रति हासिल किया था जी। फिर 2019 में मोदी सरकार के साथ जो 42 दल थे, जिसमें से 26 दल थोड़े छोटे थे और जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, और इस तरह से इनका ये कारवां आगे बढ़ा। तो सत्ता परिवर्तन इसी तरह हुआ है। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी ने भी एक लामबंदी की थी विपक्षी दलों की। तो ये सिलसिला जो है 1977 से जेपी जयप्रकाश नारायण के समय से कामयाब है जी। अब स्थिति ये है कि मौजूदा परिस्थितियों में देखें तो अभी क्षेत्रीय दलों की हसरतें, महत्वाकांक्षाएं सबकी बहुत ज़्यादा हैं। तो
ये अभी चुनाव के साथ, चुनाव के पहले इकट्ठा होंगे, उसके पहले बहुत सारी शर्तें हो सकती हैं, क्योंकि ये चुनाव के बाद की बातें सोच रहे हैं कि सरकार बनेगी तो पीएम फेस कौन होगा, फिर सरकार बनी तो हमारे दल की हिस्सेदारी कितनी होगी। तो इन सब को लेकर सीटों के बंटवारे पे इनका सबसे बड़ा पेच अभी फंसना बाकी है, जो मुझे लगता है। और इसीलिए मायावती या जो अरविंद केजरीवाल है, जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं या जो बहुत डिप्लोमेट हैं, वो अभी दूर से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए एक बात है कि पिछले दिनों एक बात आई थी कि 1:1 का फार्मूला अपनाया जाए, जिसमें सतपाल मलिक ने भी यह सुझाव संयुक्त विपक्ष को दिया था। यानी एक भाजपा के कैंडिडेट के सामने पूरे विपक्ष की तरफ से कोई एक कैंडिडेट किसी एक दल का, और ये फार्मूला जेपी नारायण जयप्रकाश के समय भी ये कामयाब हुआ था। और उस तरह से उन्होंने, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें लोग एक कैसे होंगे, क्योंकि इनकी हसरतें बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि इसमें बहुत वक्त है। बीजेपी के पास खुद भी बहुत सारी, जो एनडीए है उनका जो दल है, जिसने अभी 25 साल पूरे किए हैं अपने गठन के, तो एनडीए के पास भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी हैं, जो वोटों में सेंधमारी करती हैं। तो इसलिए ये फार्मूला अगर इस पर विपक्ष पहुंच जाता, संयुक्त विपक्ष, कि एक साझा प्रत्याशी खड़ा करे किसी भी एक दल से किसी मजबूत कैंडिडेट के खिलाफ, तो मुझे लगता है ये सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि इसी तरह के संयुक्त विपक्ष ने ही सरकारें बदली हैं। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि इनकी कितनी हिस्सेदारी बनती है, कैसे बनती है, क्या होता है, ये चीज़ें कल के बाद मुझे लगता है थोड़ा और क्लियर होंगी। लेकिन अभी चूंकि चुनाव में 1 साल है तो बहुत सारे पेच होंगे। अरविंद केजरीवाल एक ऐसी कांग्रेस के लिए नैतिक और राजनीतिक दोनों संकट बन गए हैं। मायावती से ज़्यादा मुझे लगता है उनका दल इस समय थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली है, तो वो एक नया पेंच है। और कांग्रेस की दुविधा ये है कि दोनों बार जिन 2 राज्यों से उनके हाथ से सत्ता गई है वो आम आदमी पार्टी से ही गई है। और केजरीवाल के पुराने बयान जो 2014 से कांग्रेस के खिलाफ बहुत सख्त रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको लेकर के मायावती का जहाँ तक रवैया है, मायावती तो चुनाव के बाद एडजस्टमेंट करती हैं, तो वो तो चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो अब बाकी जो बड़े दल हैं, जदयू, नेशनल, शरद पवार की पार्टी और ये कुछ शिवसेना वगैरह, इनका रुख देखने लायक होगा। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे हम बात कर रहे हैं मायावती के लिए, उसके साथ साथ सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब के हैं, उनको लेकर भी संशय बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करें ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के हैं, इसके साथ आरएलडी के जयंत चौधरी हैं जो इसमें शामिल होने जा रहे हैं, सीपीआई के डी राजा हैं, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी हैं, सीपीआईएमएल के दीपंकर भट्टाचार्य हैं। इसके साथ साथ जो मेरे पास सूची इसमें ये कि जेएमएम के हेमंत सोरेन, एनसीपी के शरद पवार, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की हम बात करें, जेकेएनसी के फारूक अब्दुल्ला हैं, जेडीयू के खुद नीतीश कुमार इसके होस्ट हैं जो पटना में जिनके घर ये सब चीज़ हो रही है, आरजेडी के तेजस्वी यादव की बात करें। इसके अलावा उद्धव ठाकरे का हम जिक्र कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ एक और मुख्यमंत्री उनकी पंजाब के भगवंत सिंह मान रहेंगे, अखिलेश यादव रहेंगे। तो ये जो लिस्ट है इसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं इनके अपने निजी कटुता भी बहुत ज़्यादा है। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस के भीतर बहुत ज़्यादा मने जो कहेंगे हम मतेक नहीं है वहाँ, उनके बयान इस तरह रहे और सत्ता से जो हारे हैं, दोनों चीजें जो सत्ता उसके हाथ गवाई है उस पार्टी के। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए ताकि केंद्र में किसी की भी सरकार हो उस पर अगर अंकुश रहता है, तो प्रतिपक्ष मजबूत होता है, तो केंद्र सरकार जनहित विरोधी फैसले करने से कई बार डरती है, बचती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो कई बार उद्योगपतियों के पक्ष में जाती है। कई बार उनके नेताओं के अपने निजी हित अहित होते हैं जिसको लेकर वो काम करते हैं। तो ऐसे में प्रतिपक्ष मजबूत होता है तो ये किसी भी देश के लिए शुभ संकेत है, वहाँ के लोकतंत्र के लिए। लेकिन मैं रमेश सिंह जी के पास आऊँगा। रमेश सिंह जी, ये मोदी वर्सेस ऑल का मामला है, एक व्यक्ति के खिलाफ पूरे प्रतिपक्ष एक हो रहे हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि मायावती ने तंज कसा है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, तो जो ये हाथ मिल रहे हैं अगर इनके दिल मिलेंगे तभी 2024 में मोदी वर्सेस ऑल होगा, नहीं तो ये मोदी वर्सेस ऑल दिखता नहीं है। आपकी राय? राघवन जी, प्रथम दृष्टि जो दिख रहा है वो ये है कि मोदी के विरुद्ध जो गठबंधन बन रहा है एक नकारात्मक गठबंधन बन रहा है। इसका उद्देश्य मोदी को हराना है। इसके पीछे देश की राजनीति या देश की अर्थनीति या देश के और जो दूसरे मुद्दे हैं वो गौड़ दिखाई दे रहे हैं। इनका सबका उद्देश्य एक ही है
कि मोदी हारे। और उसकी वजह ये है कि मोदी, अब जैसे ममता बनर्जी को भी कई केंद्रीय एजेंसियों से घेरा गया है, हर प्रदेश के जो विपक्ष के नेता है उनको या तो ईडी या सीबीआई के माध्यम से परेशान किया गया है। तो ये इस समय इनके अंदर एक गुबार है कि ये आपने केजरीवाल को देखिए, केजरीवाल गठबंधन की मामले में कांग्रेस के साथ होने ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब से उनके 2-3 नेता जेल में बंद है तब से वो भी गठबंधन के पक्ष में जाने लगे। लेकिन फिर भी उनके अंदर हुक सी उठती है कि वो गठबंधन में ना जाए, क्योंकि वो कांग्रेस को रिप्लेस करने का सपना देखते हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, वो एक छत्र साम्राज्य है, कांग्रेस को जीरो कर दिया है। केसीआर कांग्रेस से लड़ रहा है वहां तेलंगाना में। इसके बाद यूपी में मायावती और अखिलेश यादव दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ पर जीवित हो। तो इस तरह के अंतर विरोध जो है, इन अंतर विरोधों के बीच में ये जो बैठक हो रही है, तो अभी आशीष जी ने कहा था कि अभी इनकी कई बैठकें होंगी, तो अब इस मुद्दे पे जाके ये एक होंगे, क्योंकि ये कोई भी नेता अभी बैठ तो जाएंगे, लेकिन इनके जो अपने क्षेत्रीय राजनीतिक हित है, जब वो सामने आएंगे तो कोई भी कांग्रेस के लिए छोड़ो, मतलब स्पेस देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उस स्थिति में कांग्रेस क्या इनको क्या देगी? ये कांग्रेस अभी ये केजरीवाल का अभी एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, वो ये कह रहे थे कि पंजाब और दिल्ली कांग्रेस ना लड़े, ये घोषणा कर दे तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान छोड़ देंगे। कांग्रेस ये कभी नहीं करेगी। कांग्रेस चाहती है कि केजरीवाल का सफाया हो। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण ये एकता अभी धरातल पे आकार लेते हुए नहीं दिख रही। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये गठबंधन बनता भी है तो इसमें इनके अंतर विरोधों को दरकिनार करके कुछ पॉजिटिव ये रखें। पॉजिटिव अब ये सबसे बड़ी बात ये आएगी कि कांग्रेस को मोदी के विरुद्ध कुछ ऐसी चीजें रखनी होंगी जिन पर वो ये उनको जवाब देना होगा कि जैसे 70 साल का जो समस्या थी कश्मीर की, 370 मुद्दे पे उनमें 370 को हटा दिया, राम मंदिर के मुद्दे का हल कर दिया। देश की 80% बहुसंख्यक जो जनता है वो हमेशा दरकिनार रहती थी, अल्पसंख्यकों की राजनीति इस देश में होती थी, मोदी ने वो शुरू कराई है। तो इन सब मुद्दों पे कांग्रेस को जवाब देना होगा, कांग्रेस को नहीं पूरे गठबंधन को जवाब देना होगा। ये क्या जवाब देते हैं, तभी ये आगे भविष्य में 8-10 बैठकें होंगी, उस 8-10 बैठकों में वो क्या क्या अपनी बातें रखेंगे, देश के सामने कौन से पॉजिटिव मुद्दे रखेंगे। चीन के आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी ने चीन के मुद्दे पे एक बहुत ज्यादा रणनीतिक और कूटनीतिक बढ़त बनाई है। देश को इस समय एक गर्व की अनुभूति होती है कि चीन आज बैकफुट पे है भारत के सामने, जबकि यही कांग्रेस उनके साथ एमओयू साइन करती है, उनसे अपने वो एनजीओ के लिए चंदा वसूलती है। तो इन सब बातों को कांग्रेस को सामने रखना होगा। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है, मेरा तीनों साथियों से कहना है कि हम 77 की बात करते हैं जब जनता पार्टी बनी थी और कांग्रेस के खिलाफ पूरा प्रतिपक्ष एक हुआ था, लेकिन तब जयप्रकाश नारायण जैसे ऐसे लीडर थे जो सबके सर्वमान्य लीडर थे, समग्र क्रांति के जननायक थे, महानायक उनको कहा गया था। इस पूरे गठबंधन में जयप्रकाश की भूमिका में कौन रहेगा? जेपी की भूमिका में जो रहेगा तभी तो सब एक हो पाएंगे। अभी तो अगर हम खड़गे जी की बात करें तो वो कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन वहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हैं। तो सबको एक करने के लिए जितने भी हैं, मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा मुहावरे की बात करूंगा मैं कि मेंढकों को तराजू में तोलने जैसी कोशिश है, और जो तोलने वाला है वो अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत जाने वाली है। लेकिन एकजुटता की कोशिश हो रही है और अभी तो लगता है कि मामला गंभीरता से हो रहा है। आने वाले दिनों में सबके अपने अपने हित होंगे, उस हिसाब से लोग अपनी बार्गेनिंग करेंगे, जैसा आशीष जी कह रहे थे। देवदत्त जी, आपकी राय मोदी वर्सेस ऑल में क्या होने वाला है? कि परिदृश्य बन गया है भारतीय राजनीति का कि कोई एक दल का पूरा राष्ट्रव्यापी प्रभाव नहीं है, किसी का उत्तर में है, किसी का दक्षिण में है, और क्षेत्रीय छत्रप जिस तरह से पनप गए हैं उसमें अब यही गठबंधन की राजनीति ही चलने वाली है। लेकिन केवल चुनाव के लिए बैठ के करना और उसके लिए गठजोड़ करना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा यदि ये किसी मुद्दे पर आंदोलन की रूपरेखा बनाते कि हम अपने अपने राज्यों में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में एक राष्ट्रव्यापी कोई आंदोलन करें किसी मुद्दे को लेकर एक साथ, तो उससे जो माहौल बनता, खैर बैठक के बाद भी यदि कोई निर्णय करते हैं तो उसके बाद भी इनको आंदोलन भी करना पड़ेगा, जमीन पर भी आना पड़ेगा, क्योंकि जो इमेज बिल्डअप की हुई है भाजपा ने मोदी की एक तरह से राष्ट्रव्यापी अंतर्राष्ट्रीय,
उसको उसमें जब तक खुरचने नहीं करेंगे तब तक ये क्या होगा। और दूसरा, जो एक एक नेता ऐसा चाहिए जो निस्वार्थ, जो ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार ना हो, जैसे जयप्रकाश नारायण थे, ऐसा एक नेता भी चाहिए जो सब संयोजक की भूमिका में सबको जोड़ सके। क्योंकि अभी तो जिस तरह की महत्वाकांक्षाएं हैं, आप देखें कि तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना नाम भारत राष्ट्र समिति कर दिया, मतलब, और उनके विज्ञापन आप देख रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश में 3-3 पेज के यहाँ के पेपरों में छपते हैं। तो उनकी महत्वाकांक्षाएं देख लें आप, के चंद्रशेखर राव जी की, अरविंद केजरीवाल की हैं, वो देश का लाल अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग लगने लगे हैं। नीतीश कुमार तो 2 महीने से मेहनत कर ही रहे हैं। ममता बनर्जी पहले से अपनी उम्मीदें पाले हुए। तो इस तरह की जो सभी यदि उम्मीदें पाले होंगे तो फिर वो टकराता अहम बिगड़ती बात वाली स्थिति होगी। लेकिन कोई एक बड़ा उद्देश्य हो, किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन हो, जेपी का आंदोलन तब इमरजेंसी के खिलाफ था, तो उसमें जन समर्थन भी हुआ था। केवल नेताओं के बैठने से या पार्टियों के जोड़ने से नहीं वो फैसला आया था जनता का, उसके लिए एक जन समर्थन की भी जरूरत पड़ती है। तो अभी बहुत सारे मुद्दे भी हैं देश में, महंगाई का इतना बड़ा इशू सभी दल मिलकर नहीं उठा पाए, और भी मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा सकता है। बेरोजगारी एक मुद्दा है। तो जब तक मुद्दों पे आंदोलन और एक निस्वार्थ नेतृत्व नहीं हुआ, तब तक मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल जाएगी। क्योंकि जिस तरह का मैनेजमेंट, जिस तरह से माहौल बनाने में मोदी और शाह की जोड़ी माहिर है, उसको तोड़ने के लिए इनको बहुत जतन करना पड़ेंगे। संसाधनों में भी वो पीछे नहीं। बिल्कुल, आपने मुद्दे की बात की। एक तो जैसा आशीष जी आपने कहा था कि जयप्रकाश आंदोलन के समय जेपी केंद्र में हुआ करते थे, तो एक ऐसा लीडर जो सबके लिए संरक्षक की भूमिका में हो और एक ऐसा नेतृत्व जो बेदाग हो, अगर ईमानदार और सक्षम नेतृत्व का कोई लीडर निकल कर आएगा तो ये सारे जो लीडर हैं उनके छाते तले, उनकी छाया के तले इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन अभी जैसा सब हमारे दोनों साथियों ने कहा कि हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, तो ऐसे में अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे तो जनता कैसे आपके साथ जुड़ेगी? केवल बैठक करने से काम चलेगा? तो मुझे लगता है कि आने वाला जो 1 साल है वो सड़क पर आंदोलन भी देखेगा देश, इसके साथ साथ एकता की तो हम ये सारी कवायदें देख ही रहे हैं, और इसमें भी ये देखने की बात होगी कि कौन सा लीडर इस तरह से इमर्ज होता है जो सबको साथ लेके चले और उसकी खुद की अपनी कोई ख्वाहिश ना हो। उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा कि जब वीपी सिंह का आंदोलन शुरू हुआ था, जब राजीव गांधी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, तब देवीलाल भी उनके साथ हुआ करते थे, और जब सरकार बनने की स्थिति आई तो सांसदों का जो समर्थन था वो देवीलाल के साथ था। लेकिन लोगों ने प्रोजेक्ट किया था बीपी सिंह को एज ए प्राइम मिनिस्टर। जब देवीलाल नेता चुने गए तो उन्होंने नेता पद चुनने के बाद अपनी पगड़ी, अपना साफा वीपी सिंह के सर पर रख दिया था कि आप सबने मुझे चुना और मैंने वीपी सिंह को पीएम पद के लिए चुना है, और तब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे और देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसे लीडर की जरूरत है, चाहे जयप्रकाश नारायण की बात करें, चाहे हम देवीलाल की बात करें या वीपी सिंह की बात करें। उतने बड़े कद के लीडर अगर नहीं होंगे तो फिर एकता में सबको पिरोना बहुत मुश्किल काम होगा। आपकी राय? बिल्कुल, इस मोर्चे को एकजुट करने में एक तो प्रभावशाली नेता की भी जरूरत होगी, और दूसरा वो निर्विवाद तो हो ही, उसकी सियासी महत्वाकांक्षा ना हो, तब जाकर के एक पूरा मोर्चा बनेगा। आप देखिए अन्ना हजारे ने भी इसी तरह से सबको इकट्ठा किया था, एक आंदोलन, उन्होंने दलों को इकट्ठा नहीं करके एक पूरा एक माहौल सीन खड़ा किया था और एक आवाज खड़ी की। तो इस तरह अभी जेपी नारायणन के साथ उस समय शुरुआती अपने कैरियर में साथ रहे नीतीश कुमार, अभी वो यही बात कह रहे हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे पीएम नहीं बनना है। तो वो एकजुट करने के प्रयास कर रहे हैं, वो अपने तय उनके प्रयास ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी स्वीकार्यता सभी दलों में नहीं है, उतनी नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक अवसरवादी भी माना जाता है। तो बहुत सारी अभी गुणा भाग उठापटक होने की स्थितियां हैं। और लेकिन पूरा जो खेल है वो देखिए, मोटे तौर पे देखिए 2019 में जो एनडीए के जो जितने भी 42 दल थे उस वक्त में, उन सबको मिलाकर भाजपा समेत उनको 45% वोट मिले थे, और कांग्रेस और उनका मोर्चा और बाकी विपक्ष को 55% वोट मिले थे। तो वो गणित उसका है कि वो ये सारे यदि एक होते हैं और वो 55% वोट हम लेके एक सरकार बना लें। लेकिन ये चीज़ें बहुत टफ होंगी अभी आगे जाकर के, क्योंकि देखिए कुछ मुद्दों पे जैसे शिवसेना और कांग्रेस साथ हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे वाली, लेकिन कुछ मुद्दों पे उन दोनों का भी विरोध है, खासतौर पे राष्ट्रवाद और ऐसे कुछ जो इश्यूज हैं। ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ कहीं इनकी सहमति है, कहीं दिक्कतें हैं कांग्रेस की, आम आदमी के साथ भी यही। तो हर दल कहीं ना कहीं एक दूसरे में उलझा हुआ है। 1977 का एक दौर था, उसमें काफ़ी आदर्शवाद था, इस तरह की राजनीति या उस तरह की प्रतिद्वंदिता बहुत कम ही थी। अब वो दौर बहुत बदला है।
89 में बदला और तीखा हुआ, उसके बाद और तीखा हुआ, और उसके बाद 2014 में तो बहुत ही तीखा संघर्ष था। तो ये सारी चीज़ें, तो इस जरूरी है कि एक सर्वमान्य नेता के साथ साथ नेताओं के दिल भी मिले। जब वो दिल नहीं मिलेंगे तो पूरी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे मायावती ने जो बोला कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, लेकिन इस पे एक बात और भी है कि एक इसमें भी कहा गया है कि मोहब्बतों में दिखावों की दोस्ती ना मिला, अगर दिल ना मिला सके तो हाथ भी ना मिला। तो ये चीज़ें हैं। अगर प्री पोल अलायंस होता है तो बहुत टफ है, मुझे लगता है। अधिकतर दल मुझे लगता है पोस्ट पोल अलायंस की तरफ ही जाएंगे। छोटी मोटी सहमति 5-7 दलों में बन सकती है, बाकी चुनाव जीतने के बाद का अलायंस जो उनका बनेगा गठबंधन, वो शायद उस तरह बनेगा। वो जो हम बातचीत कर रहे हैं कि एक आदमकद नेता की जरूरत है, चाहे हम जयप्रकाश नारायण की बात करें, वीपी सिंह की बात करें, और अभी हाल के एक गैर राजनीतिक आंदोलन अन्ना हजारे की बात करें, तो सीधी सी बात है कि आदमी लीडर बड़ा आदमकद हो, उसका व्यक्तित्व बहुत साफ सुथरा हो, बेदाग छवि हो, और उसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा ना हो, तब जाके ये गठबंधन बनेगा। लेकिन अभी तो यहाँ हर आदमी की हम बात करें, नीतीश कुमार के मन के भीतर खुद पीएम बनने की बात है। अगर केजरीवाल की बात करें, जैसा साथियों ने कहा कि केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी या बाकी लोग भी चाहते हैं कि हम पीएम बनेंगे, तो पहले तो पीएम बने, फिर उसके बाद उनके निजी, केजरीवाल और कांग्रेस का भी खुद बहुत 36 का आंकड़ा है। तो कई बार केजरीवाल के लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं। अभी ओवैसी साहब तो इसमें अभी एंटर हुए नहीं है, वो जब होंगे तो एक अलग बात होगी। तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। एक और है कि आग का दरिया डूब कर जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें लगता है कि शुरुआत की दौर की बात है। रमेश सिंह जी, आपकी इसमें राय कि ये जो सारा मसला है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं के जो लोग हैं, मन में उनके बड़ी ख्वाहिशें हैं, उसको लेकर अगर एकता के उसमें आ रहे हैं, तो हर एक के अपने अपने गणित है, और उसमें कैसा क्या हो सकता है, आपकी इसमें अंतिम राय छोटी सी। राघवेंद्र जी, ममता हो, चाहे नीतीश हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे केसीआर हो, चाहे पवार हो, सबके अंदर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है। ये कोई भी चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। राहुल की यात्रा में जो भारत यात्रा हुई थी, उसमें ये कोई भी सपोर्ट सबने किया था, लेकिन कोई भी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा था कि राहुल इतनी हाइट हासिल कर ले कि प्रधानमंत्री के एक छत्र दावेदार हो जाए। तो ये कोई नहीं चाहेगा ये कि प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी एक तरफा किसी के साथ जाए। अगर गठबंधन बन भी गया राघवेंद्र जी, सरकार बन भी गई, तो इतने अंतर विरोध है इन लोगों के बीच में कि ये सरकार कितना चलेगी। अभी तक तो ये गठबंधन सरकार है, इस तरह की चली नहीं, तो ये इसमें पूरा संशय है। दूसरी बात मैं बता दूं कि 1977 की जो परिस्थितियां थी वो इमरजेंसी के अत्याचारों से पैदा। एक मिनिमम इनको कॉमन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाके गठबंधन बनेगा कि हमारा रोड मैप क्या और हम किन मुद्दों पर सहमत होकर इलेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये कुछ मुद्दे तय कर लेंगे, रोड मैप बन जाएगा, तो फिर चुनावी स्थितियां थोड़ी साफ हो जाएंगी। अभी तो बहुत धुंधल का है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि 1977 की जो परिस्थितियां थी राघवेंद्र जी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जो अत्याचार देश पे किए थे, उसकी वजह से एक गुबार था देश की जनता में भी, देश के नेताओं में भी, और वो गुबार जयप्रकाश जी के माध्यम से उभर के आया था। और वो परिस्थितियों ने, वो जो नेतृत्व बना था, जो जननायक बने थे, वो परिस्थितियों ने बनाए थे। आज 1977 की परिस्थितियां बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस देश में ऐसा कोई गुबार नहीं है जिसे ये एक्सपोजर इनका दे सके। दूसरी बात ये कि मैं एक बात बताऊंगा कि सरकार बन भी गई तो स्टालिन का जो संघवाद का कंसेप्ट है, केसीआर भी कहते हैं कि राज्यपाल का पद खत्म हो और संविधान खत्म हो। ये लोग दक्षिण के जो राज्य है, एक अलग प्रकार के संघवाद का कंसेप्ट लेके चलते, और वही कंसेप्ट अकाली दल भी लेके चलते। अगर सरकार बनी, और अभी गाहे बगाहे मैंने सुनता रहता हूँ कि राहुल गांधी भी अपने जो प्रवचन है उसमें इनका सपोर्ट कर देते, तो कल ये इनकी गर्दन दबाएंगे, सरकार बन जाएगी, हमें संघवाद चाहिए, फिर ये क्या करेंगे। तो इस तरह की ये इस तरह का गड्ढमड्ढ खिचड़ी बन रही है कि जो बनने के पहले ही जिसका कोई ठिकाना नहीं है, और अगर बन गई तो इसका क्या होगा, कैसे खाएंगे इसको, किसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ये मतलब एक प्रकार का मतलब संशय की स्थिति आज से ही है। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल जो संघीय ढांचा है उस पर भी आपने कहा कि दक्षिण भारत के जो लीडर हैं और पंजाब के भी जो लोग हैं वो उस पर थोड़ी सी बदलाव की बात करते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर पर भी बात होगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अभी मैंने कहा कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो मामला देवदत्त जी आपकी तरफ है कि ये जो सारा मसला है वो कैसे हल हो सकता है, 2-4 वाक्यों में आपकी राय, क्योंकि अब समय समाप्ति की तरफ है।
बिल्कुल, इसमें वो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के ही हल करेंगे। जी, एक महत्वाकांक्षा तो है ही नेताओं की, दूसरा अस्तित्व का भी संकट है। इसलिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाएँगे जिसमें विकल्प पेश कर सकें या मोदी की लहर को बिल्कुल, रोकें, मोदी के रथ को रोकें, बिल्कुल। क्योंकि कई राज्यों में तो संकट खड़ा हो जाएगा तो यदि इस कुल बार फिर मोदी आते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हजारों ख्वाहिशें हैं और हर ख्वाहिश पर दम निकले ये स्थितियां बन रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी की बाढ़ है देश में और उस बाढ़ के चलते प्रतिपक्ष के लोग जो हैं वो किसी एक पेड़ पर वैसे इकट्ठे हो रहे हैं जैसे कि जीव जंतु कई बार बचने के लिए एक पेड़ पर इकट्ठे होते हैं और जैसे ही बाढ़ का पानी उतरता है सब उतरकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो ये मोदी की बाढ़ में प्रतिपक्ष कितना एक हो पाता है ये भी देखना है और हर ख्वाहिश पे दम निकलने की बात हो रही है क्योंकि सबके मन में पीएम बनने की बात है। तो कुल मिलाकर तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा, रमेश जी आपका भी, देवदत्त जी आपका भी और आशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो कुल मिलाकर ये सारी बात ख्वाहिशों पर है, विपक्षी एकता इसी पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में जो भी कुछ होगा हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।